नमस्कार, मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग, डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को पेपर फर्स्ट के मुगल शासक शाहजहां के व्याख्यान की श्रृंखला में उसकी दक्षिण नीति, उसकी ईरान नीति और मुगलों की असफलता के क्या कारण रहे हैं, इस पर अपना व्याख्यान दूंगी। तो शाहजहां ने दक्षिण पर आक्रमण क्यों किया, उसके कुछ कारण रहे हैं। उन कारणों को हम जानने की कोशिश करते हैं। पहला कारण, शाहजहां कट्टर सुन्नी मुसलमान था, अतः वह दक्षिण के शिया राज्यों से घृणा करता था और उन्हें अपने अधीन करना चाहता था। दूसरा, दक्षिण पर आक्रमण करने का शाहजहां का एक उद्देश्य यह भी था कि उस समय दक्षिण विद्रोहियों का आश्रय स्थल बन गया था, अतः वह इस समस्या का भी समाधान करना चाहता था। तीसरा, दक्षिण का भयंकर अकाल भी इसके लिए उत्तरदायी था, क्योंकि दक्षिण के शासकों ने कई वर्षों से कर नहीं दिया था, अतः शाहजहां को दक्षिण पर आक्रमण का एक बहाना मिल गया था। चौथा, दक्षिण के राज्य मराठों को आर्थिक मदद करके मुगलों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित करते थे, अतः यह मुगल साम्राज्य के लिए संकटपूर्ण स्थिति थी। अगला कारण, दक्षिण के शिया राज्य ईरान के शाह को अपना संरक्षक मानते थे और उनके प्रति श्रद्धा और सहानुभूति रखते थे, जबकि मुगल सम्राटों और ईरान के शाह के संबंध मैत्रीपूर्ण नहीं थे। अगला, मलिक अंबर की मृत्यु के बाद दक्षिण में कोई भी ऐसी प्रबल राजनीतिक शक्ति नहीं रही थी जो कि मुगल सत्ता पर अंकुश लगाने की हिम्मत कर सके। एक कारण यह भी कहा जा सकता है कि दक्षिण भारत के कलहपूर्ण वातावरण ने भी मुगल बादशाहों को दक्षिण में आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था। और तात्कालिक कारण हम कह सकते हैं कि खाने जहां लोदी का विद्रोह था, जिससे उन दिनों अहमदनगर पर आक्रमण करने का शाहजहां को बहाना मिल गया था। अब उसने दक्षिण नीति के अंतर्गत कौन कौन से अभियान किए। सबसे पहले हम चलते हैं अहमदनगर पर आक्रमण। दक्षिण में सर्वप्रथम मुगल सेना ने अहमदनगर पर आक्रमण किया, क्योंकि विद्रोही खाने जहां लोदी अहमदनगर के शासक के साथ गठबंधन कर रहा था। 1630 में शाहजहां ने अहमदनगर के निजामशाही राज्य के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। मुगल सेना ने वरेंदा के किले का घेरा डाला और लेकिन कहते हैं घोर विरोध के पश्चात घेरा उठा लिया गया। इन्हीं दिनों अहमदनगर में आंतरिक अशांति फैल गई थी, जिसके कई कारण थे, जिसमें पहला कारण हम कह सकते हैं कि अहमदनगर के शासक मुर्तजा खां ने कहते हैं जादव राय नामक मराठा सरदार की हत्या करवा दी थी। इससे मराठे उससे असंतुष्ट हो गए थे और जगदेव, शाहजी भोंसले, मालोजी आदि प्रभावशाली मराठे जो अब तक उसका साथ दे रहे थे, मुगलों से जा मिले। इसके अतिरिक्त बहुत से मुसलमान अधिकारी भी मुर्तजा खां से अप्रसन्न होकर शाही सेना में चले गए थे। दूसरी ओर इन्हीं दिनों दक्षिण में भयंकर अकाल भी पड़ गया था, जिससे भोजन और चारे की कमी हो गई थी। अतः ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में मुगल सेना को एक अच्छा अवसर मिला और उसने कई ओर से अहमदनगर राज्य पर आक्रमण कर दिया था। अबुल हसन ने अहमदनगर पर आक्रमण कर काफ़ी संपत्ति लूटी थी। आजम खां ने भी कहते हैं धरवर को जीतकर अहमदनगर की सेना को परास्त किया था। मुगल साम्राज्य की अन्य सेनाओं ने भी सफलता प्राप्त की थी। मलिक अंबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र फतेह खां अहमदनगर का वजीर नियुक्त हुआ, लेकिन कहते हैं वह बड़ा ही निकम्मा रहा है। अतः अहमदनगर के सुल्तान मुर्तजा निजाम शाह ने फतेह खां को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। यद्यपि कुछ समय के बाद उसे मुक्त कर दिया गया, लेकिन वह प्रतिशोध की आग में जलता रहा। शाहजहां के लिए यह एक स्वर्ण अवसर था। उसने फतेह खां को अपनी ओर मिलाया और शाहजहां के प्रोत्साहन पर ही एक दिन अवसर पाकर फतेह खां ने मुर्तजा खां को बंदी बनाया और उसका वध कर दिया। उसने अपनी शक्ति को स्थायी रखने हेतु हुसैन शाह नामक 10 वर्षीय शहजादे को अहमदनगर का सुल्तान घोषित किया और स्वयं कहते हैं उसका वह संरक्षक बन गया था। शाहजहां ने अहमदनगर की इस अव्यवस्था का पूरा लाभ उठाया। 7 जून 1631 को शाहजहां की बेगम मुमताज महल का देहावसान हो गया था, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई थी, जिससे शाहजहां को गहरा आघात लगा और कुछ समय के लिए दक्षिण में उसकी कोई रुचि ही नहीं रही। लेकिन शाहजहां और फतेह खां के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध अधिक दिनों तक कायम नहीं रह सके, क्योंकि फतेह खां कुटिल
और अविश्वसनीय प्रवृत्ति का व्यक्ति था। चूंकि शाहजहां से रुष्ट हुए मराठा सरदारों को अपनी सेवा में उसने रख लिया था, अतः फतेह खान ने शाहजहां से रुष्ट होकर बीजापुर के सुल्तान से गठबंधन कर लिया। फतेह खान के इस विश्वासघात से अप्रसन्न होकर शाहजहां ने अपने अनुभवी सेनापति महावत खां को विशाल सेना सहित दौलताबाद के दुर्ग को जीतने के लिए भेजा था। महावत खां ने शीघ्र ही अंबरकोट, महाकोट, दौलताबाद आदि दुर्गों पर अधिकार किया, अतः फतेह खान ने विवश होकर आत्मसमर्पण किया। अहमदनगर का जो सुल्तान था हुसैन शाह बंदे बनाकर ग्वालियर के दुर्ग में भेज दिया गया था। फतेह खां को 2 लाख रुपया वार्षिक पेंशन भी दी गई। इस प्रकार अहमदनगर राज्य भी मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। यद्यपि शिवाजी के पिता शाहजी भोंसले और उनके साथियों ने काफ़ी समय तक मुगलों के विरुद्ध निजामशाही राजवंश की खोई हुई राजसत्ता को फिर से स्थापित करने का प्रयास किया था, किंतु वे इसमें असफल रहे थे। गोलकुंडा के साथ संघर्ष किया है। कहते जहांगीर के शासनकाल से ही मुगलों और गोलकुंडा राज्य के बीच वैमनस्य चला आ रहा था, जिसका कारण गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा मलिक अंबर को मुगल साम्राज्य के विरुद्ध सहायता देना था। शाहजहां ने भी अपने पिता से विद्रोह करके गोलकुंडा में ही शरण ली थी। यद्यपि मुगल साम्राज्य के विरुद्ध अहमदनगर और बीजापुर के संयुक्त मोर्चे में गोलकुंडा शामिल नहीं हुआ था, फिर भी गोलकुंडा का सुल्तान मुगल सम्राट को न तो कर देता था और न ही उसकी अधीनता को स्वीकार करने के लिए तैयार था। शाहजहां ने गोलकुंडा के सुल्तान पर दबाव डाला कि वह मुगल सम्राट के नाम का खुतबा पढ़वाए और उसके नाम की मुद्राएं चलाए। इसके लिए उसने गोलकुंडा की सीमा पर सैन्य प्रदर्शन भी किया। उससे सुल्तान कुतुब शाह को थोड़ी हिचकिचाहट हुई थी और 1636 ईस्वी में दोनों में एक संधि हो गई थी। इस संधि के द्वारा ही गोलकुंडा के अस्तित्व की रक्षा हो गई, लेकिन शाहजहां गोलकुंडा के अस्तित्व को समाप्त करने का अवसर ढूंढने लगा और ये सब कार्य औरंगजेब की प्रथम सूबेदारी के काल में हुए थे। 1652 ईस्वी में औरंगजेब दूसरी बार दक्षिण का सूबेदार नियुक्त हुआ, अतः एक बार पुनः मुगल साम्राज्य और गोलकुंडा के बीच संघर्ष शुरू हुआ, जिसके पीछे अनेक कारण थे। पहला कारण हम कह सकते हैं कि गोलकुंडा के सुल्तान ने मुगल सम्राट को वार्षिक कर नहीं चुकाया था। दूसरा कारण हम ये कह सकते हैं कि गोलकुंडा के सुल्तान ने कर्नाटक के हिंदू राजा पर आक्रमण कर दिया था, अतः कर्नाटक के राजा ने मुगल सम्राट से सहायता की याचना की थी और बदले में मुगल सम्राट को विशाल धनराशि और मुगल अधीनता स्वीकार कर लेने का वचन भी दिया था। लेकिन शाहजहां समय पर हिंदू राजा को सहायता न ही दे सका था, जिससे वह गोलकुंडा राज्य के अधीन आ गया। अतः यह बात भी शाहजहां के लिए चिंता का विषय थी। इसके अतिरिक्त युद्ध का तात्कालिक कारण यह था कि इस समय मीर जुमला, जिसका कि वास्तविक नाम मोहम्मद सैद था, ईरान से गोलकुंडा आकर अतुल संपत्ति का स्वामी बना और गोलकुंडा के सुल्तान ने उसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करके मीर जुमला की उपाधि दी थी। मीर जुमला महत्वाकांक्षी तो था ही, इसलिए धीरे धीरे वह सुल्तान बनने की आकांक्षा करने लगा था। सुल्तान कुतुब शाह भी उसे हटाने या मारने के अवसर ढूंढने लगा। इसी समय मीर जुमला के पुत्र मोहम्मद अमीन ने अपने अशिष्ट और अभद्र व्यवहार से सुल्तान को नाराज कर दिया। सुल्तान ने मोहम्मद अमीन और उसके परिवार को बंदी बना लिया। मोहम्मद अमीन ने मुक्ति हेतु तत्कालीन दक्षिण के मुगल सूबेदार औरंगजेब से सहायता की याचना की थी। औरंगजेब को यह अच्छा अवसर मिल गया था और 1656 में शाहजहां से अनुमति लेकर उसने विशाल शाही सेना के साथ गोलकुंडा में प्रवेश किया। सुल्तान ने भयभीत होकर मोहम्मद अमीन को सपरिवार मुक्त कर दिया, लेकिन औरंगजेब इससे भी संतुष्ट नहीं हुआ। उसने मीर जुमला की जो जब्त संपत्ति को लौटाने की मांग की थी। सुल्तान ने तुरंत अपना कोष भी औरंगजेब के पास भेज दिया था, लेकिन फिर भी शाही सेना ने उस पर आक्रमण कर दिया। पराजित सुल्तान ने क्षमा याचना की और औरंगजेब की मांग पर अपनी पुत्री की शादी औरंगजेब के पुत्र शाही मोहम्मद से कर दी थी। इसी बीच शाहजहां ने औरंगजेब के पास आदेश भिजवाया कि वह सुल्तान को क्षमा कर गोलकुंडा से लौट आए। कहा जाता है कि शाहजहां ने दारा शिकोह और शहजादी जहां आरा के कहने पर ऐसा आदेश दिया था। इस प्रकार गोलकुंडा राज्य भी मुगल अधीनता में आ गया था और मीर जुमला को मुगल दरबार में उच्च पद प्रदान किया गया था। दक्षिण नीति का एक और क्षेत्र जिसके साथ संघर्ष चला है शाहजहां का, वो है बीजापुर। गोलकुंडा के बाद शाहजहां का ध्यान बीजापुर की ओर गया। बीजापुर के सुल्तान ने मुगलों से संधि की थी 1636 ईस्वी में
और अगले 20 वर्षों तक इस संधि का बराबर वह पालन भी करता रहा, जिससे बीजापुर के साथ मुगलों के संबंध जो थे वो मधुर बने रहे। 1656 ईस्वी में मोहम्मद आदिल शाह मर गया था और उसका 18 वर्षीय पुत्र अली आदिल शाह बीजापुर का शासक बना। अली आदिल शाह के सिंहासनारूढ़ होते हुए ही राज दरबार में दलबंदियां शुरू हो गई थी। इधर दक्षिण में सूबेदार के पद पर आसीन मुगल शहजादा औरंगजेब अवसर की तलाश में था और उसने बीजापुर दरबार के असंतुष्ट सरदारों को अपनी ओर मिलाना शुरू कर दिया था। शीघ्र ही कहते हैं मुगल सम्राट से बीजापुर पर आक्रमण करने की आज्ञा प्राप्त कर ली और बीजापुर पर मीर जुमला की मदद से आक्रमण कर दिया। बीजापुर के बीदर दुर्ग के रक्षक सिद्दी मरजान ने बड़ी वीरता से मुगल सेना का मुकाबला किया, लेकिन दुर्भाग्यवश दुर्ग में विस्फोट हुआ जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मार्च 1657 में बीदर दुर्ग में मुगलों का अधिकार स्थापित हो गया। उसके बाद औरंगजेब को ये सूचना मिली कि अली आदिल शाह के सिपाही गुलबर्गा में एकत्र होकर युद्ध की तैयारियां कर रहे हैं। अतः औरंगजेब ने महाबत खां के नेतृत्व में एक सेना भेजी। शाही सेना बीजापुरी सेना को परास्त करके कल्याणी नगर तक पहुंची। इसके बाद मुगल सेना ने कल्याणी नगर को घेरा। यहाँ पर मुगल सेना को कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ा था। बीजापुर की सेना बुरी तरह लेकिन कहते हैं बीजापुर की सेना कड़े मुकाबले के बाद परास्त हुई। इसी बीच औरंगजेब को बादशाह का आदेश प्राप्त हुआ कि युद्ध समाप्त कर दिया जाए। बादशाह के आदेशानुसार संधि कर ली गई। इस संधि के अनुसार बीजापुर के सुल्तान ने शाहजहां की अधीनता को स्वीकार किया और मुगलों को 1.5 करोड़ रुपया युद्ध का हर्जाना के रूप में बीदर, कल्याणी, परिंडा, कोंकण और बेसी के दुर्ग भी मुगलों को देना स्वीकार किया। बीजापुर के सुल्तान ने शाहजी भोंसले की सहायता न करने का भी वचन दिया। डॉक्टर बनारसी प्रसाद सक्सेना के अनुसार दक्षिण विजय के संबंध में यह कहना उचित न होगा कि उसी के व्यक्तिगत साहस और विवेक ने मुगल प्रतिष्ठा की रक्षा की, फिर भी शाहजहां दक्षिण समस्या का कोई स्थायी हल नहीं निकाल पाया। शाहजहां की ईरान नीति यानी कि ईरान के शाह के साथ उसके किस तरह के संबंध रहे हैं। कहते हैं जहांगीर के शासनकाल के अंतिम दिनों में फारस के शाह ने कंधार पर अधिकार किया था और शाहजहां जो है वो कंधार को पुनः प्राप्त करना चाहता था, क्योंकि कंधार जो है वो राजनीतिक और व्यापारिक दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण था। 1629 में फारस के शाह की मृत्यु हो गई थी और उसका अल्पवयस्क पुत्र गद्दी पर बैठा था। शाह की ओर से उस समय अली मर्दान खां फारस का गवर्नर था और कुछ समय पश्चात अली मर्दान खां और फारस के मंत्री साख्तकी के मध्य तीव्र वैमनस्य हो गया था, जिससे अली मर्दान खां ने कंधार का दुर्ग मुगलों को दे दिया था। सम्राट शाहजहां ने अली मर्दान खां को सम्मानित किया था और बाद में कश्मीर का गवर्नर भी बनाया था। शाहजहां द्वारा कंधार का प्रथम घेरा, कहते हैं शाहजहां के समय में कंधार के 3 घेरे हुए थे, तो हम प्रथम घेरे की बात करते हैं पहले। 1642 ईस्वी में शाह अब्बास द्वितीय फारस के सिंहासन पर बैठा था, जो महत्वाकांक्षी और योग्य था, लेकिन अभी वह नाबालिग था। 1648 ईस्वी तक उसने कोई आक्रमण नहीं किया था। शाहजहां ने जौनीसर खां को मुगल राजदूत के रूप में ईरान भेजा था, जिससे शाह अब्बास द्वितीय से मित्रता हो सके, लेकिन शाह अब्बास ने इस और अधिक ध्यान नहीं दिया। 1648 ईस्वी में ही शाह ने कुली बेग के द्वारा शाहजहां के नाम एक पत्र लिखा कि उसे कंधार वापस कर दिया जाए और शाहजहां द्वारा उत्तर भेजने से पूर्व ही उसने पूर्ण रूप से सैनिक तैयारियां भी कर ली थी और इस बात की सूचना मिलते ही शाहजहां ने उसकी मांग अस्वीकार कर दी और वह सेना लेकर कंधार की ओर बढ़ा। कंधार की घेराबंदी शुरू करी। इसकी सूचना मिलते ही शाहजहां ने भी औरंगजेब और सादुल्ला खां को 5000 सैनिक लेकर कंधार अभियान पर पहुंचने का आदेश दिया, लेकिन कहते हैं शाही सेना के कंधार पहुंचने से पहले ही ईरानियों ने 11 फरवरी 1649 ईस्वी को कंधार का दुर्ग अधिकृत कर लिया। 16 मई को शाही सेना ने कंधार पहुंचते ही घेराबंदी शुरू करी। यह घेराबंदी 3.5 माह तक चलती रही। इसके बाद अन्न और चारे का भी अभाव होने लगा। मुगल सेना को दुर्ग को अधिकृत कर लेने में लेश मात्र भी सफलता नहीं मिली। अतः मुगल शहजादे ने घेरा उठा लेने का आदेश प्राप्त किया और 3 सितंबर 1649 ईस्वी को कंधार से प्रस्थान करना शुरू कर दिया था। कंधार का दूसरा घेरा
1652 ईस्वी में एक बार पुनः शाहजहां ने कंधार दुर्ग वापस लेने का कार्य शहजादे औरंगजेब और सादुल्लाह खां को सौंपा। बादशाह के आदेश के अनुसार सेना नायकों ने दुर्ग की घेराबंदी शुरू करी, लेकिन जब शाही सैनिकों को इस घेराबंदी में किंचित मात्र भी सफलता प्राप्त नहीं हुई तो शाहजहां ने उन्हें वापस बुला लिया। कंधार का तीसरा घेरा। कहते हैं 2 बार असफल हो जाने पर भी शाहजहां ने कंधार जीतने की आशा नहीं छोड़ी थी। 1653 ईस्वी में उसने तीसरी बार पुनः प्रयास किया। इस बार शाहजहां ने सेना का नेतृत्व दारा शिकोह को दिया। 23 अप्रैल 1653 ईस्वी को दारा कंधार पहुंचा। उसने दुर्ग की घेराबंदी शुरू करी। दारा 5 महीने तक किले को घेरे रखा, परंतु उस पर विजय हासिल नहीं कर सका। दारा की सारी तैयारियां निष्फल रही। छोटे छोटे कुछ किलों को शाही सेना ने अवश्य जीता, लेकिन मुख्य किलों को जीतने में असफल रहे और एक बार पुनः पहले वाले अभियानों की भांति गंभीर स्थिति उत्पन्न होने लगी। शीत ऋतु यानी कि सर्दियां शुरू हो गई थी। सेना के पास अन्न की कमी होने लग गई थी। गोला बारूद इत्यादि की भी कमी हो गई थी। अतः शाही आदेशानुसार सितंबर 1653 को दारा कंधार से हिंदुस्तान की ओर रवाना हो गया। इस प्रकार 1649 से 1653 ईस्वी तक कहते हैं 3 बार शाहजहां ने कंधार के दुर्ग को अपने अधिकार में लेने की चेष्टा की थी, परंतु उसे इस कार्य में कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। मुगलों की असफलता के क्या कारण रहे हैं इसमें? तो पहला हम ले सकते हैं कि कंधार को अधिकृत करने में मुगलों की असफलता का पहला कारण यह था कि वह जो घेराबंदी कार्य में घटिया तोपों और घटिया अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करते थे। इसके साथ साथ मुगल सेना को इन अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग के संबंध में भी समुचित ज्ञान नहीं था। ईरानियों ने हमेशा बचाव की नीति को अपनाया और दुर्ग की रक्षा के लिए उनके पास पर्याप्त साधन थे, जिससे उन्होंने दुर्ग को सुदृढ़ बनाया। ईरानी सेनानायक मुगल सेनानायकों की अपेक्षा अधिक महत्वाकांक्षी और साहसी थे। ईरानी सैनिकों को सदैव कुमुक रसद पर्याप्त मात्रा में मिलती रहती थी, जबकि कंधार में मुगलों की स्थिति कमजोर रही। मुगलों को सदैव रसद की कमी से उत्पन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। डॉक्टर वी स्मिथ लिखते हैं कि प्रामाणिक अनुमानों से तीनों घेरों में यानी कि 1649, 1652 और 1653 में लगभग 12 करोड़ रुपए खर्च हुए होंगे। ये संपूर्ण साम्राज्य की आधी आय से कुछ अधिक था। साम्राज्य की आय सन 1648 में 22 करोड़ रुपए थी। शाहजहां के राज्यों में रुपए की कीमत 2 शिलिंग और 3 पेंस थी। अतः शाही आय 25 लाख पाउंड के लगभग थी।